आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वो क्या-क्या चीज़ें थी जो काफ़ी हमारी मदद की हैं डीपी 900 एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो इधर-उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को ये समझना होगा कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जो वो पूछता है एज़्योर। एज़्योर के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही थिक है। इसको थिन बनाते हैं। ऑलराइट। हाँ, तो एज़्योर के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपकी रिक्वेस्ट जा रही है एआरएम वगैरह की हेल्प से और कैसे आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें देखते हैं कि क्या-क्या टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या टॉपिक है जो जो मात्र उनके पढ़ने से भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांजैक्शनल डेटा प्रोसेसिंग। इसमें क्या है, हमें एसिड प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि क्या होता है। जैसे मेरे एग्जाम में ड्यूरेबिलिटी पे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक कंप्यूटर में आपके कुछ डेटा चेंज हुए हैं, वही दूसरे सर्वर कंप्यूटर पे चेंज हो रहे हैं, लेकिन बीच में ही लाइट चली गई, तो कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? तो ड्यूरेबिलिटी, ठीक है? मतलब सॉफ्टवेयर फेलियर के समय में भी ड्यूरेबिलिटी जो है के कारण डेटाबेस में डेटा रहता है, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन डेटा प्रोसेसिंग हो गया। इसी के एक तरह होता है एनालिटिकल डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं चीज़ों का कि कैसे क्या काम करे, जैसे प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव और आपका प्रिडिक्टिव, ये सब एनालिसिस होता है। वो सब किसकी हेल्प से करते हैं? तो उसके पीछे पूरा एनालिटिकल डेटा प्रोसेसिंग होता है कि कहीं से डेटा उठा कर ला रहे हैं और उस डेटा को फिर उसके बाद उसको प्री प्रोसेस कर रहे हैं। प्री प्रोसेस करने के बाद उसको एक सही जगह डेटा वेयरहाउस वगैरह में स्टोर कर रहे हैं और उस डेटा वेयरहाउस से उसके डेटा निकालकर कुछ चार्ट वगैरह, पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं। उस पैटर्न को एनालाइज करके बता रहे हैं कि हाँ, क्या हुआ था भूतकाल में, क्या होगा भविष्यकाल में और वर्तमान में क्या चल रहा है। तो उसी के बेसिस पे होता है प्रेस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये सब, ठीक है? और उसके बाद आता है कि बेसिकली फाइल स्टोर होता है, डेटाबेस होता है आपके पास, और फाइल स्टोर कंप्यूटर पे हो सकता है, यूएसबी लगा सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव हो सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं और 3 फाइल फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ना होता है बेसिकली। ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, लेकिन कभी-कभार पूछ देता है। जितना हम प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए थे, तो उसमें एवरो वगैरह पे तो नहीं पूछा था। एवरो जो है एक रो बेस्ड फॉर्मेट है। रो बेस्ड मतलब रो के हिसाब से वो होगा, डेटा आपका स्टोर होगा और उसमें जेसन फॉर्मेट होता है। एक हेडर वगैरह रहता है शुरुआत में और हेडर के हेल्प से वो अपनी डिफरेंट स्पेसिफिक जगह पर फाइल में स्टोर करता है। तो बेसिकली ये सब जो है ना, एवरो, ओआरसी और पार्क्वेट, ये सब ऑप्टिमाइज्ड फाइल कहलाते हैं। ऑप्टिमाइज्ड फाइल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें एक अलग ही क्षमता होती है किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इंडेक्स करने की, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोर करने के लिए, और साथ ही साथ काफी अच्छे से वो डेटा को प्रोसेस करते हैं। जब हमारा जैसे कोई भी हम लोग रीड फाइल करते हैं, तो बेसिकली इंटरनली क्या होता है कि कंप्यूटर का एक पॉइंटर होता है जो हर एक कैरेक्टर को बाइट पढ़ता है। तो उस पढ़ने को कहते हैं प्रोसेसिंग। उस अब वो प्रोसेसिंग इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका फाइल फॉर्मेट कौन सा है। जैसे अगर सीएसवी होगा तो कॉमा ढूंढेगा, उसके बाद बताएगा हाँ ये दूसरा डेटा है। और जैसे टीएक्सटी हुआ तो वो स्पेस ढूंढेगा, कि स्पेस ढूंढने के बाद बताएगा हाँ ये क्या कहते हैं दूसरा वर्ड है। तो सिमिलरली जैसे ये सब सीएसवी और टीएक्सटी की अपनी कैपेबिलिटी हो गई, एक का स्पेस वाला कैपेबिलिटी एक का हो गया कॉमा वाला, उसी तरह ऑप्टिमाइज फाइल फॉर्मेट्स का होता है कि वो इंडेक्सिंग कर देते हैं, उसको और अच्छे तरीके से स्टोर कर देते हैं। और अच्छे तरीके से स्टोर मतलब ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है, वही मतलब कि आपका जो डिस्क में एट द एंड सब कुछ जाके आपके डिस्क में स्टोर होती है। तो काफी एफिशिएंट तरीके से स्टोर करते हैं। ऐसा नहीं कि आधा यहाँ कर दिया आधा वहां कर दिया कि एक्सेस करने में बहुत दिक्कत हो। तो वही बात है कि एफिशिएंट स्टोरेज कहने का मतलब यही है, ठीक है? तो ये एवरो हो गया और बाकी होता है एक ओआरसी और पार्क्वेट। ओआरसी और पार्क्वेट भी कॉलमनार ही है। तो बेसिकली ओआरसी क्या है, बहुत अच्छा उसका कंप्रेशन होता है। कॉलमनार फॉर्मेट मतलब पहले समझ लेते हैं। कॉलमनार मतलब हो गया कि कॉलम के हिसाब से, कॉलम के तरीके से स्टोर करेंगे, ठीक है? अच्छा, और ओआरसी और पार्केट क्या होगा, ये कॉलम के तरह से ही डेटा स्टोर करते हैं। और अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग क्यों
कंप्रेशन कर रहे हैं फाइल का या दूसरे फॉर्मेट में क्यों कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा फाइल आपका ऑप्टिमाइज्ड होगा उतना ही बढ़िया वो प्री प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। यही कारण है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड फाइल यूज़ करना प्रेफर करते हैं। जैसे टेक्स्ट है, इतना बड़ा डेटा ले रहा है ये, लेकिन काम का इसमें से ज़्यादा चीज़ नहीं है, सारा 585 GB का ही सारा काम का नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह आरसी फाइल है, आरसी फाइल अब इससे कम हो गया तो इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो इसमें जल्दी डेटा मिल जाएगा। इसी तरह हो गया पार्केट फाइल, पार्केट फाइल में क्या हो गया, इससे 2 गुना कम हो गया, 62% स्मॉलर हो गया, तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें और जल्दी डेटा मिल जाएगा, मतलब एफिशिएंसी बढ़ते जा रही है। तो वही चीज़ है कि क्यों हमें ऑप्टिमाइज फाइल चाहिए, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, प्री प्रोसेसिंग में ज़्यादा दिमाग लगाएं ना कि ऑप्टिमाइजेशन करने में। कि फालतू का डेटा में दिमाग लगाने से अच्छा है कि जो डेटा है उसमें हम लोग और अच्छे से प्री प्रोसेस करके कुछ इंट्यूटिव विजडम टाइप का निकाल सकें, कुछ इंटेलिजेंस मिले हमें उससे कि हाँ ये हो रहा है तो अच्छा 4 दिन तक बारिश होती रही तो 5वें दिन होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से पता चला 4 दिन तक बारिश हो रही है, तो उसमें बारिश के डेटा के साथ साथ ये भी है कि 4 दिन कितना एक्सीडेंट हुआ, 4 दिन इंडिया मैच जीतता है तो ये कितना मैच है, मतलब सब कुछ का डेटा अगर उसी में डाल देंगे तो बारिश वाला डेटा क्या हो जाएगा बेसिकली उतने अच्छे तरीके से हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो वही बात है कि ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है एक पर्टिकुलर चीज के लिए ऑप्टिमाइजेशन दूसरे के लिए ना हो, लेकिन वो अभी बात नहीं हो रही है। वो सिंपल सी बात हो रही है कि आपको अगर किसी टारगेट पे पहुंचना है तो उसके हिसाब से आप ऑप्टिमाइजेशन करते जाते हो, ठीक है। तो वही बात हो रही है। अच्छा, और उसके बाद आता है कि जॉब्स। इस पे एक क्वेश्चन पूछा था हमें कि डेटा इंजीनियर क्या काम करता है। एक मिनट, हाँ, डेटा इंजीनियर का क्या काम होता है, ठीक है। तो इसमें वो ऑप्शन दिया था ढेर सारा, उसमें एक ऑप्शन था कि आइडेंटिफाइंग डेटा गवर्नेंस टाइप का, तो डेटा इंजीनियर हमने सेलेक्ट किया था। तो वही बात है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डेटा इंजीनियर होता है और डेटा एनालिस्ट होता है। तो डेटा इंजीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम करता है, डेटाबेस को मैनेज करना, यूजर को परमिशन देना और उसके बाद किसी भी डेटा का बैकअप बनाना, यही काम होता है डेटाबेस का। डेटा इंजीनियर का क्या काम होता है, डेटा इंजीनियर का काम होता है इन 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 एक मिनट, हाँ, तो डेटा इंजीनियर्स की बात कर रहे थे कि डेटा इंजीनियर्स में डेटा इंजीनियर का क्या काम होता है। तो इट हैज टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस द डेटा इंटीग्रेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। डेटा को इंटीग्रेट करता है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मतलब एक कंपनी के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है, जैसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं ना एक कंपनी में, तो सब में कुछ डेटा होगा जो हर जगह यूज होता होगा, उसको इंटीग्रेट करने का काम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना या फिर डेटा क्लिनिक रूटीन्स लगाना, रूटीन्स मतलब एक स्मॉल प्रोग्राम्स टाइप का होता है, ठीक है। और डेटा गवर्नेंस, पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करना है, पाइपलाइन वगैरह मतलब स्टेप्स ऑफ थिंग्स जो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी, उसको कहते हैं पाइपलाइन। तो वही पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने की सब डेटा इंजीनियर का काम होता है। डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, डेटा एनालिस्ट का काम होता है चार्ट बनाना, जो भी डेटा ये डेटा इंजीनियर दे रहा है, ठीक है। ये डेटा इंजीनियर देता नहीं है हर समय, वो डेटा एनालिस्ट को भी कई बार लेना पड़ता है अलग अलग डंप से। डंप कहने का मतलब ये है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर होता है कुछ ना कुछ, हर चीज का मतलब एक रिकॉर्ड बना रहता है, एक लॉग फाइल्स बनी होती है, उस लॉग फाइल से भी कई बार डेटा एनालिस्ट निकालते हैं डेटा और कुछ नया निकाल कर देते हैं कंपनी को। देखिए आपके इतने एम्प्लॉय जो हैं इनकी प्रोडक्टिविटी दोपहर में घट जाती है, जो कि सब कुछ सोता है 1 घंटा दोपहर में, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ निकाल कर लॉगिंग एक्टिविटीज से, तो चार्ट वर्ड जैसे ये दिख रहा है डायग्राम में, तो वही चार्ट वर्ड बनाकर ऐसे बताता है कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा नहीं। इसी चार्ट के बेसिस पे हम लोग फिर डिटरमाइन करते हैं कि हाँ फ्यूचर में क्या करना चाहिए, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हाँ, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एज्योर एसक्यूएल का, ठीक है। एज्योर एसक्यूएल वही है जो हम लोग माई एसक्यूएल यूज करते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी अलग चीज नहीं है, बस ये है कि ये क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, एज्योर प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए एज्योर एसक्यूएल बोलते हैं। अब एज्योर एसक्यूएल जो है ना, एज्योर में एज्योर एसक्यूएल फैमिली ऑफ एसक्यूएल फ्लेवर्स को बोलते हैं, ठीक है।
अब फैमिली ऑफ एसक्यूएल फ्लेवर्स को क्या कहने का मतलब क्या है, जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मतलब वीएम पे अगर एसक्यूएल आप इंस्टॉल कर दे जाकर तो वो हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, जैसे एसक्यूएल वीएम हो गया, मतलब आपने कोई वीएम बनाया और वीएम बनाने के बाद उसमें एक्सप्लिसिटली जाकर एसक्यूएल इंस्टॉल कर दिया, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहलाएगा। और बाकी के सब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। अब उसमें भी एक आता है सर्वरलेस और मैनेज इंस्टेंस। तो सर्वरलेस मतलब सिंगल डेटाबेस रहेगा, इलास्टिक पूल रहेगा और बैकअप। हाँ, एक चीज जो समझने वाली ये है कि पैस में ना हमें कुछ वो मिलते हैं, कह सकते हैं आपको आपको ये, हाँ, आपको कुछ एवरग्रीन फैसिलिटी मिलती है पैस में। क्या, आपको ओएस का कोई भी मैनेजमेंट नहीं करना है, हाई अवेलेबिलिटी नेटिवली आपको मिलती है, स्केलेबिलिटी मिलती है, और आपको मैनेज भी बहुत कम मिलता है, साथ ही साथ बैकअप भी आपको नेटिवली मिलता है पास में। तो वही यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो ये एसक्यूएल था हमारा अभी यहाँ पर, आई नो आई शुड हैव presented it in a more good way, but this whole whiteboard thing is the only thing from which I have prepared for DP900. Okay, that's why I am using this. So हाँ, यहाँ पर अब तो आ जाता है सर्वरलेस मैनेज इंस्टेंस। तो सर्वरलेस में क्या होगा, सिंगल डेटाबेस होगा। सिंगल डेटाबेस, जैसे यहाँ पे सिंगल डेटाबेस बोल रहा है, तो कई बार ढेर सारे डेटाबेस हो सकते हैं और एक ही तरीके का रिसोर्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो अभी आगे बताते हैं। तो सर्वरलेस और मैनेज इंस्टेंस में बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर आप कोई सर्विस ब्रोकर यूज करना चाहते हैं, मतलब कि एक एसक्यूएल मशीन से आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन पे अपना इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, या फिर आप अपने मशीन में ये चाहते हैं कि कुछ जैसे ही ट्रिगर हो मेल चला जाए उसके यूजर को, तो आप मैनेज इंस्टेंस यूज करेंगे। अन्यथा अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप बाकी का यूज करेंगे। बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, आप जैसे अभी बताएं कि सिंगल डेटाबेस होता है, तो सिंगल डेटाबेस कहने का मतलब ये है कि सिंगल डेटाबेस है और उसके पास एक सिंगल रिसोर्स है। ठीक है, उसी की तरह एक होता है ढेर सारे एसक्यूएल होते हैं और वो शेयरेबल रिसोर्सेज यूज करते हैं, उसको कहते हैं एज्योर एसक्यूएल इलास्टिक पूल। ठीक है, और पूरे एसक्यूएल में यही इतना ही है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है इसीलिए एक जगह ड्रॉप किए हुए हैं। अच्छा, अब ये हो गया बात। साथ ही साथ अब एसक्यूएल के भी कई फ्लेवर होते हैं। जैसे अगर सर्च करेंगे ना एसक्यूएल एज्योर पे, तो माई एसक्यूएल के लिए अलग आएगा, मारीडीबी के लिए अलग आएगा, पोस्टग्रे के लिए अलग आएगा। ठीक है, हालांकि क्वेरी लैंग्वेज सबकी सेम ही है, क्वेरी लैंग्वेज जो है वो सबकी सेम ही है, लेकिन ये सब अलग अलग आते हैं। तो जैसे मोस्टली लोग माई एसक्यूएल ही यूज करते हैं, मारीडीबी भी माई एसक्यूएल की तरह ही है, हालांकि ये थोड़ा सा ओरेकल के साथ ज्यादा कंपैटिबल होता है। तो ओरेकल जिसके जो यूज किया रहता है वो मारीडीबी प्रेफर करता है बनाना। अच्छा, पोस्टग्रे एसक्यूएल में एक खास बात यह है कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटा को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है, साथ ही साथ जो ज्योमेट्रिकल टाइप का डेटा होता है उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, और काफी ज्यादा ये एक्सटेंसिबल है बाकी दो के मामले में, पोस्टग्रे एसक्यूएल एज़्योर डेटाबेस पर पोस्टग्रे एसक्यूएल। ठीक है, अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है ईटीएल का। ईटीएल क्या है? ईटीएल और ईएलटी, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ई कॉमन है दोनों में, बस एल और टी का फर्क है। तो जब हमारा टारगेट सोर्स उतना मजबूत नहीं है ना कि वो सबको हैंडल कर ले, तो हम ट्रांसफॉर्म पहले कर लेंगे, मतलब पहले ही जो हमें डेटा नहीं चाहिए वो निकाल कर फेंक देंगे कि नहीं हमें बारिश वाला डेटा चाहिए, बाकी कोई डेटा है तो उसको निकाल कर फेंक दो। ठीक है, और ईएलटी में क्या है, जब हमारा टारगेट डेटा सोर्स जो है वो काफी तगड़ा होता है, वहीं पर हम लोग कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो हम लोग ईएलटी कर सकते हैं कि लाओ सारा डेटा लोड करो, हम वहीं प्रोसेस करेंगे और कोई डेटा बर्बाद नहीं करेंगे। सब डेटा अगर जरूरत है तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत है तो पड़ा रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये अप्रोच दोनों में होती है बेसिकली। तो यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि ईटीएल जो है मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए होता है, ये लार्ज अमाउंट के लिए होता है। असल में इसमें डेटा लेक सपोर्ट नहीं होता है, और जरूरत भी क्या है जब आधा डेटा निकाल ही दे रहे हैं तो। और इसमें डेटा लेक सपोर्ट की जरूरत इसलिए होती है कि पूरा डेटा हमें स्टोर करना है, इसलिए सपोर्ट तो जरूरत होगी। ठीक है, और ईटीएल जो है थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना ईजी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत पुरातन काल से ईटीएल ही यूज करते आ रहे हैं। ईएलटी तो अब आया है जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आ गए हैं, एज़्योर, एडब्ल्यूएस, ये सब आ गए, तब ईएलटी आया। क्योंकि अब ईएलटी इसलिए आया क्योंकि अब हमारा जो डेटा स्टोरेज है वो चीप हो गया, तो चीप हो गया तो उसको लोग ज्यादा यूज करने लगे। पहला डेटा स्टोरेज उतना चीप नहीं था, तो इसलिए ईटीएल प्रोसेस यूज होता था। ठीक है, अच्छा,
अब देखिए इधर कुछ है, हाँ ये चार्ट पे क्वेश्चन पूछा था हमसे चार्ट पे क्वेश्चन पूछा, की इन्फ्लुएंसर पूछा था, लेकिन खैर और भी पढ़ लेते हैं। बार और कॉलम चार्ट क्या होता है, जो आपको ये बताता है कि कैसे सेट ऑफ वेरिएबल चेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो होते हैं बार और कॉलम चार्ट। जैसे ये बार हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय मंथ बता रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय रिटेलर एंड स्टोर लोकेशन, ठीक है। लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट emphasize the overall shape of entire series of values easily over time, पूरे टाइम में कैसे चीजें बदल रही हैं उनके पूरे शेप की तरह बनाकर दिखाता है कि हाँ जनवरी के बाद फरवरी में सेल आपका अप गया, उसके बाद डाउन गया, ये सब, ठीक है। ये लाइन चार्ट है। अच्छा, उसके बाद एक आता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, टेबुलर फॉर्म में पूरा समरी दिखा देता है कि हाँ भैया क्वार्टर 1 में कितना रेवेन्यू आया, क्वार्टर 2 में कितना रेवेन्यू आया। तो की इन्फ्लुएंसर मतलब आपका जो भी डेटा है, जो भी आपको डेटा मिल रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसे पार्टनर हैं जो की इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। जैसे अगर इंडिया की जीडीपी वगैरह देखें, जीडीपी या फिर पर कैपिटा इनकम देखें, तो अगर मुकेश अंबानी और अडानी को निकाल दें तो पर कैपिटा इनकम इतनी घट जाएगी कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो की इन्फ्लुएंसर होगा। अगर यहीं पर अगर पर कैपिटा इनकम का हो जाए तो यहाँ पे सबसे टॉप पे मुकेश अंबानी अडानी आएंगे और टाटा आएंगे, टाटा बिरला ये आएंगे, तो ये सब की इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे उस चार्ट में। तो की इन्फ्लुएंसर चार्ट डिस्प्लेज द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू अ सिलेक्टेड रिजल्ट और वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका ट्री मैप। हाँ, ट्री मैप क्या होता है, रेक्टेंगुलर एक कलर्ड रेक्टेंगल्स होता है जिसका साइज ये दिखाता है कि उसका कितना महत्व है, और वो साइज रिलेटिव होता है, ठीक है। तो अब ये कलर्ड होता है। उसके बाद स्कैटर सिंपली, हाँ ये भी क्वेश्चन था कि स्कैटर चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहाँ पे डैश दिया हुआ था, चार्ट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ऑप्शन दिया था उसमें स्कैटर सेलेक्ट करना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आता है फील्ड मैप। ये क्वेश्चन उतना पूछा नहीं गया, बट फिर भी जानने के लिए, जब भी हम लोग ज्योग्राफिकली दिखाते हैं ना कि हाँ इतना इतना डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये बता दे कि हाँ जितना ये ऑरेंज जगह है वहां पर सबसे अमीर लोग रहते हैं, तो अक्रॉस द ग्लोब दिखा रहे हैं, तो ये फील्ड मैप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हाँ इधर का सब बता दिए, अब आते हैं अपने मेन पर। ओके, अच्छा, सब कुछ बताने से पहले एक चीज जो समझ लेते हैं हम लोग, टीडी क्या है, ठीक है। टीडी मतलब आपका डेटा इंक्रिप्शन, ठीक है। मतलब कि जो भी डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हो जा रहा है, इररेस्पेक्टिव वो रिलेशनल है, नॉन रिलेशनल है, एसक्यूएल का है नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपका डेटा अगर डेटाबेस में स्टोर हुआ तो वो एनक्रिप्ट होगा, ठीक है। एनक्रिप्ट होगा और उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस होगा। तो डेटा एन्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, और भी हाई लेवल का हम लगा सकते हैं, बट बेसिक तो सब में इनेबल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, एसक्यूएल सर्वर पे मिलता है, एसक्यूएल डेटाबेस में मिलता है, एज़्योर सिनैप्स एनालिटिक्स में मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने मेन बोर्ड्स पे, ठीक है। ये भी किसी यूट्यूब चैनल का ही है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर और नॉन रिलेशनल डेटा पे क्वेश्चन तो मेरा नहीं पूछा था, बट ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब जो भी रिलेशनल होगा, ठीक है। रिलेशनल में आप रो वाइज स्टोर कर सकते हैं, कॉलम वाइज। अगर रो वाइज आप इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं तो वो होता है रिलेशनल डीबी, और अगर कॉलम वाइज आप स्टोर कर रहे हैं तो वो होता है कॉलमनार, ठीक है। जैसे कैसेंड्रा वगैरह हो गया। तो हाँ, यस, और स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। तो जो भी हमारा रो वाइज स्टोर होता है वो रिलेशनल डीबी हो जाता है, और जो भी हमारा कॉलम वाइज स्टोर होता है वो कॉलमनार हो जाता है। तो कॉलमनार में बेसिकली हमें रो वाइज का पता है, माई स्क्वेयर, ठीक है। कॉलमनार में क्या हो सकता है, कैसेंड्रा, ठीक है। कैसेंड्रा जो है इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक की वैल्यू टाइप का लिखा हुआ है, तो एक एज्योर में ना एक टेबल स्टोरेज होता है, वो ना की के हेल्प से स्टोर करता है। जैसे आपका पहला कॉलम जो है वो कोई की होगा, अब उसके अंदर कितना भी आप डेटा डाल सकते हैं, तो की वैल्यू के तरीके से वो स्टोर होता है। हालांकि वो रो वाइज ही स्टोर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ID 1 लिखा हुआ है,
ID1 की हो गया। अब ये बाकी सारे ये जो है ये वैल्यू है, ठीक है, ये सारे जो है ये वैल्यू है। अच्छा, अब अगर देखिए हम लोग तो हाँ, कॉलमनार अब इसमें एज्योर में पार्केट फॉर्मेट अभी बताए थे ऊपर, पार्केट फॉर्मेट जो है कॉलम वे में होता है स्टोर। पार्केट फॉर्मेट कौन कौन यूज करता है, तो स्टोरेज अकाउंट हो गया, डेटा लेक स्टोरेज हो गया, कैसेंड्रा हो गया। अच्छा, अब स्टोरेज अकाउंट की बात निकली है तो वही कर लेते हैं। स्टोरेज अकाउंट क्या होता है, स्टोरेज अकाउंट स्टोर करने के लिए होता है। इसका बाय डिफॉल्ट 3 कॉपी बनता ही बनता है, ठीक है। और इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो एक ब्लॉब होता है, टेबल होता है, क्यू होता है, फाइल्स होता है, ठीक है। तो टेबल वही की वैल्यू हो गया, क्यू मैसेजिंग के लिए यूज होता है, और फाइल्स जो है फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। जैसे आपके कंप्यूटर पे कोई फाइल पड़ी हुई है, आपको तुरंत उसको एज्योर पे भेजना है, तो आप क्या यूज करेंगे, फाइल्स यूज करेंगे, तुरंत ड्राइव हो जाता है, ठीक है। और एसएमबी प्रोटोकॉल यूज करता है, ये काफी सही होता है ये। और साथ ही साथ ये NFS 4.1 यूज करता है, और ब्लॉब जो है वो NFS 3 यूज करता है। अब इसका क्या मतलब है, तो बेसिकली ब्लॉब का भी 3 टाइप होता है, ब्लॉक, पेज, अपेंड, ठीक है। तो ब्लॉक के ऊपर ही बना है हमारा एज्योर डेटा लेक स्टोरेज। तो एज्योर डेटा लेक स्टोरेज जो है ना NFS प्रोटोकॉल या फाइल सिस्टम यूज करता है, जो कि NFS 3 वही यूज होता है जहां पर हमें सीक्वेंशियल एक्सेसिंग करनी होती है। और NFS 4.1 जो कि फाइल्स यूज करता है, वो वही यूज करते हैं जहां पे हमें रैंडमली एक्सेस करना होता है कोई चीज, ठीक है। तो ब्लॉक, पेज और अपेंड क्या है, तो ब्लॉक मतलब कोई भी चीज अगर हमें सीक्वेंसली एक्सेस करनी है तो ब्लॉक में हो जाता है। अपेंड मतलब हमें राइट नहीं करना है, रीड नहीं करना है, लेकिन हमें बस जोड़ना है, तो एंड में जोड़ने के लिए अपेंड ब्लॉक यूज करते हैं। पेज ब्लॉक मतलब केवल रीड करना है, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है, नॉर्मल काफी डिटेल में चले जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो 3 कॉपी इसकी हमेशा बनी ही रहती है, ठीक है। और इसकी रिडंडेंसी की बात कर लें तो लोकली रिडंडेंट, जोन रिडंडेंट और ग्लोबली ज्योग्राफिकली रिडंडेंट होता है। इसका क्या मतलब है, तो इसका समझते हैं। देखिए, एक सिंपल सा स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं तो वो मिनिमम LRS तो होता ही है। LRS मतलब सेम डेटा सेंटर में 3 ठो कॉपी बन जाएगी, ठीक। अच्छा, जोन रिडंडेंट मतलब 3 ठो अवेलेबिलिटी जोन है और तीनों अवेलेबिलिटी जोन में एक एक कॉपी चली जाएगी, ठीक। अच्छा, ज्योग्राफिकल रिडंडेंट स्टोरेज का क्या मतलब है कि एक प्राइमरी मतलब एक डेटा सेंटर में रहेगा तीनों कॉपी, और एक दूसरे डेटा सेंटर में रहेगा तीनों कॉपी, टोटल 6 कॉपी बन रही है इसमें, ठीक है। और ज्योग्राफिकल जोन रिडंडेंट का क्या मतलब है कि पहले तो एक सिंपल से 3 डेटा सेंटर में आपके नहीं, 3 अवेलेबिलिटी जोन में आपकी एक एक कॉपी चली जाएगी, और फिर कहीं दूर पड़े हुए डेटा सेंटर में सेम डेटा सेंटर में आपका 3 कॉपी चली जाएगी। तो वो होता है जोन, ज्योग्राफिकल जोन रिडंडेंट स्टोरेज, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है ये तो हमने बता दिया था, और क्या बचा, हाँ, अब इसके बाद इसके ना टीयर्स होते हैं, हॉट टीयर, कूल टीयर, आर्ची। तो हॉट टीयर मतलब आपको जैसे तुरंत तुरंत डेटा चाहिए तो वो हॉट में रखेंगे, और जैसे काफी दिन पे चाहिए, जैसे 7 8 10 दिन पे चाहिए, तो आप कूल में रखेंगे। और अगर आपको एकदम नहीं चाहिए, कभी कभार किसी दिन जरूरत पड़ गया, जैसे हिस्ट्री की बुक, तो आप आर्चीव में रखेंगे। और ये देखिए, हॉट सबसे महंगा होता है, कूल उससे सस्ता होता है, आर्चीव सबसे सस्ता होता है, ठीक है। अच्छा, OLTP OLAP की हम लोग बात कर ही चुके हैं पहले। अच्छा, OLTP में क्या क्या यूज होता है, तो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर होता है, एज्योर डीबी का पोस्टग्रेसक्यूएल, मायस्क्यूएल और मारियाडीबी। और OLAP में एज्योर सिनेप्स एनालिटिक्स यूज होता है, ठीक। अच्छा, अब हाँ, स्कीमा की बात कर लेते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आया था कि जैसे हमारा एक डेटाबेस होता है, जैसे एसक्यूएल सर्वर है, वो पास भी हो सकता है, आईएस भी हो सकता है, जैसे भी बताएं। पास क्या होगा, अगर हम लोग सिंपल सा वो वाला पास वाला सिस्टम यूज करें जिसमें वो पहले से ही बना कर देगा, तो वो पास हो जाएगा। आईएस मतलब आप वीएम बनाए हैं, उसके अंदर फिर से एसक्यूएल इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक। अब डेटाबेस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका मेन टेबल होता है उसको फैक्ट टेबल बोलते हैं, और जो उस टेबल्स को जो जो रेफरेंस करता होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायमेंशन टेबल। तो अगर
हम्म, हम्म। अगर आपका एक फैक्ट टेबल है और केवल एक ही अ, बार ये सबको रेफरेंस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टार स्कीमा। ठीक। और अगर वही आपका एक फैक्ट टेबल है और वो एक बार डायमेंशन टेबल को रेफरेंस कर रहा है, और वो सेम डायमेंशन टेबल फिर और किसी डायमेंशन टेबल को रेफरेंस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्नोफ्लेक। और अगर कलेक्शन ऑफ स्नोफ्लेक आपके मिल जाए, कलेक्शन ऑफ स्नोफ्लेक मिल जाए या फिर स्टार मिल जाए, तो उसको बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है। अच्छा, टी एस क्यू एल, हाँ नो एसक्यूएल की बात करते हैं। नो एसक्यूएल में बेसिकली बहुत क्वेश्चन पूछा था कॉस्मोस डीबी पे। कॉस्मोस डीबी क्या होता है? मल्टी रीजन होता है। मल्टी मतलब एक बार आप कॉस्मोस डीबी में कुछ स्टोर करेंगे ना, तो वो मल्टी रीजन में राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्रिएट करते हैं वैसे ही। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि या तो यू कैन आइदर हैव मल्टी रीजन राइट और स्ट्रॉन्ग राइट, नॉट बोथ। एज स्ट्रॉन्ग राइट मींस एट द सेम एग्जैक्ट टाइम, मतलब कि जैसे ही आप एक रीजन में कुछ अपडेट कर रहे हैं वो सारे रीजन में अपडेट हो जाए तो भी सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो, तब एकदम एक साथ नहीं होगा, तब थोड़ा समय लगेगा। तो वही बात, स्ट्रॉन्ग राइट मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। अच्छा, कॉस्मोस डीबी जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट एपीआई देता है काम करने के लिए, ये सबसे खास बात है इसकी। एसक्यूएल मोंगो डीबी जो कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, और कैसेंड्रा जो कि कॉलमनार है, टेबल की वैल्यू, क्रैमबिल ग्राफ। ठीक है, उस हिसाब से। तो ये कॉस्मोस डीबी की थोड़ी बहुत बात हो गई। अब डेटा हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, डेटा वेयर हाउस में सारा डेटा आकर रखा जाता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। यहाँ से बेसिकली डेटा वेयर हाउस में ना सारे रॉ डेटा आके रख जाते हैं। ठीक है, रॉ डेटा इसमें आके रख जाते हैं। अब इसी के ऊपर एक टाइप का डंप है, इसी से उठाकर हम लोग कुछ भी करते हैं। तो उस डेटा वेयर हाउस से उठा के अगर हम लोग को एनालिसिस करना होगा तो किसका यूज करेंगे? एज्योर सिनेप्स एनालिटिक्स का। एज्योर सिनेप्स एनालिटिक्स का क्या खास बात है कि उसके कंप्यूट को हम लोग पॉज कर सकते हैं, तो हमारा पैसा बचेगा। ठीक है। अच्छा, ये दो टर्म यहाँ पे डेटा फैक्ट्री और डेटा ब्रिक लिखा हुआ है, तो इसका क्या काम होता है? अ, अभी इस पे आते हैं। पहले डेटा फैक्ट्री और डेटा ब्रिक की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली डेटा अंदर आएगा कैसे? डेटा अंदर आएगा कैसे? तो डेटा अंदर आने से पहले हमें ये समझना होगा किस तरीके से हम लोग डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं, बैच तरीके से या स्ट्रीम तरीके से। बैच मतलब डेटा आके रखा गया है, अब जब तक से कंडीशन मेट नहीं होगा तब तक से उसको प्रोसेस नहीं करना है आगे, तो वो होता है बैच प्रोसेसिंग, पीरियड बाय पीरियड। स्ट्रीम मतलब जैसे ही डेटा आया वैसे ही तुरंत फोरकास्ट कर दो, जैसे कि वेदर, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है। अच्छा, अब डेटा इन की बात कर लें तो वही ETL ELT का प्रोसेस आ जाएगा। तो बेसिकली एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो ट्रांसफॉर्म वाले के समय में ना आता है हमारा ऑर्केस्ट्रेशन करना होता है। ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए हमारा आता है एज़्योर डेटा फैक्ट्री। अभी ऊपर बात की ना एज़्योर डेटा फैक्ट्री, तो सोर्स से सिंक तक ले जाने का काम एज़्योर डेटा फैक्ट्री करता है। और ये किस बेसिस पे करता है? कुछ शेड्यूल होगा इसका, या फिर कोई ट्रिगर होगा, इसके बेसिस पे भी कर सकता है। ठीक है, तो पाइपलाइन, ट्रिगर, ये सब टर्म्स होते हैं, ये पढ़ना होता है एज़्योर डेटा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और उसके बाद बेसिकली क्या होता है, अगर एक एग्जांपल देख लें, कोई सीआरएम सिस्टम से डेटा आया, वो एज़्योर डेटा लेक स्टोरेज में चला गया, और डेटा लेक स्टोरेज से डेटा डेटा ब्रिक में आया, और डेटा ब्रिक से फिर कॉस्मोस डीबी में चला गया, कॉस्मोस डीबी से वो पावर बीआई पे चला गया, और वहां पे हम लोग उस डेटा को प्रेजेंट कर दिए। ठीक है। अब ओके, तो ये बात हो गई डेटा फैक्ट्री वगैरह क्या करता है। तो अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि HD इनसाइट और एज़्योर डेटा ब्रिक ये किस पे बेस्ड है? मतलब कौन ऐसा है जो कि डेटा ब्रिक्स और HD इनसाइट जो है वो हडूप सिस्टम के ऊपर बने हुए हैं? ये असल में क्वेश्चन एक पूछ देता है। अच्छा, अब एक दो टर्म्स आता है कि एज़्योर डेटा स्टूडियो, एज़्योर सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, एज़्योर सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एज़्योर डेटा स्टूडियो। एज़्योर सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है कि जब भी आपको कुछ भी डेटा बहुत डीपली मैनेज करना हो, बहुत ही डीपली क्वेरी करना हो और हाई अवेलेबिलिटी चाहिए और केवल विंडोज पे करना हो, तो एज़्योर सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज करेंगे। एज़्योर डेटा स्टूडियो काफी लाइट वेट होता है, और वो मतलब आपको मल्टी प्लेटफॉर्म देता है कि आप लिनक्स में भी कर सकते हैं, एज़्योर लिनक्स में भी कर सकते हैं, विंडोज में भी कर सकते हैं, मैक ओएस में भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है अगर तुरंत करना हो तो।
लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना हो तो एसक्यूएल की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है पावर बीआई, ठीक है। पावर बीआई पढ़ने से पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं हमें किस चीज का टास्क बनाना है। तो डेस्क्रिप्टिव बनाना है, मतलब कि क्या हुआ, डायग्नोस्टिक बनाना है मतलब कि क्यों हुआ, प्रिडिक्टिव बनाना है मतलब कि क्या होने वाला है, प्रेस्क्रिप्टिव बनाना है कि क्या होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, और कॉग्निटिव बनाना है। कॉग्निटिव मतलब कोई भी मतलब कॉन्क्लूसिव नॉलेज इसको कैसे, जैसे वीडियो या फिर ऑडियो, ये सब, ठीक है। मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस। तो पावर बीआई में हमारे पास 5-6 टर्म्स होते हैं जिसको क्वेश्चन पूछता है। विजुअलाइजेशन मतलब कोई भी डेटा का अगर आप एक विजुअलाइज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अभी डेटा सेट मतलब जहां से भी आपका डेटा आ रहा है, जिस तरीके का डेटा आ रहा है उसको बोलते हैं डेटा सेट। रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स और टाइप्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है, जहां पर आप बहुत ज्यादा ड्रिल डाउन करते हो अपने जो भी डेटा आया है। डैशबोर्ड मतलब जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स को टाइल्स के फॉर्म में दिखाते हो एक एक कोना में लगा लगा कर। तो डैशबोर्ड जो है वो एक मल्टीपल डेटा सेट से या मल्टीपल डेटा सोर्स से आकर एक जगह दिखाने का काम है। रिपोर्ट मतलब आप बहुत ज्यादा उसको ड्रिल डाउन करके एक एक रिपोर्ट का एक एक कॉलम एनालाइज कर सकते हो। तो वो होता है रिपोर्ट और डैशबोर्ड में डिफरेंस। तो अब रिपोर्ट भी 2 टाइप के होते हैं, पैजिनेटेड और इंटरेक्टिव। पैजिनेटेड में क्या होता है, ये एक स्टैटिक रिपोर्ट होता है, इसको प्रिंट और शेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था प्रिंट और शेयर वाला, ठीक है। फॉर्मेटेड, और ये काफी मल्टीपल डेटा पे पेजेस करता है। अच्छा, और देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेजिनेटेड रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आया था, शेयर द रिपोर्ट बाय पावर बीआई सर्विस। ये बाकायदा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाउ विल यू शेयर द रिपोर्ट, तो विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विस पेजिनेटेड रिपोर्ट। और एक होता है इंटरेक्टिव, जो हमारा सादा नॉर्मल होता है कि हमें स्क्रीन पे दिखेगा, हम अपने रिक्वायरमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया विजुअल होगा, उसके ऊपर होवर कर सकते हैं। और इसमें भी पावर बाई सर्विस को यूज़ करते हैं ताकि कर सकें। हाँ, वर्क फ्लो की बात कर लें कि क्या क्या वर्क फ्लो है। तो सबसे पहले हमें डेटा सोर्स से लाना होगा, उसके बाद उस डेटा को हम लोग पुल करेंगे, फिर उस डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, एडिट करेंगे, जो जो हमें चाहिए उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक कॉलम निकालेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, कुछ रोज हटाएंगे जिसमें नल वैल्यूज हैं, उसके बाद उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्ड करने के बाद पावर बीआई सर्विस से शेयर करेंगे। तो ये पूरी बात हो गई हमारी कि कैसे क्या हम लोग BP9 में पढ़ना है और कैसे क्या करना है। वैसे ओवरऑल ये काफ़ी आसान एग्ज़ाम है, उतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा 1-2 दिन जो है वो देना पड़ेगा ऐसे। हाँ, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।